नमस्कार दोस्तों, जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया के लिए बनी है, लेकिन इसी जनरेशन ने दोस्तों कुछ ही घंटों में एक देश की सरकार गिरा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूरन अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। Prime Minister of Nepal has resigned by the crowd of largely young people. सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि प्रधानमंत्री का घर, पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर्स के घर तक को प्रोटेस्टर्स ने आग के हवाले कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर को तो रोड पर दौड़ा दौड़ा कर जूते और चप्पलों से मारा गया और वायरल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की डेथ हो गई जब प्रोटेस्टर्स ने उनके घर पर आग लगाई। आखिर सवाल यह है दोस्तों कि ये सब क्यों हुआ? क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से नेपाल का यूथ एक्सप्लोड हो गया या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की गहराई में जाने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। नेपाल कभी मोनार्की हुआ करता था और लास्ट किंग थे ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, जो 2001 में अपने भाई किंग बीरेंद्र की असासिनेशन के बाद थ्रोन पर बैठे थे, लेकिन मोनार्की लंबे समय तक नहीं टिक पाई और 2006 में ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को राजा की गद्दी से हटाने के लिए लोकतंत्र आंदोलन किया गया। 2008 में नेपाल ऑफिशियली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया और तब से नेपाल में डेमोक्रेसी का सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी नेपोटिज्म और करप्शन से भरा हुआ था। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्पकमल दहल जैसे लीडर्स ही हर बार सामने आए। इनकी सरकारों के हमेशा गठबंधन होते रहते और कुछ ही समय में टूट जाते। इसी रीज़न की वजह से सिस्टम कभी स्टेबल नहीं हो पाया। यूथ को लग रहा था कि उनका फ्यूचर सिर्फ पॉलिटिकल फैमिलीज के कंट्रोल में है। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया था कि आम जनता और यूथ ने एक्सट्रीम ऑप्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी नेपाली यूथ रशिया यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट करने लगे, जिनका आंकड़ा लगभग 15,000 है और रशिया उनको वहाँ काम करने के लिए $4,000 तक पे करता था, जो नेपाल की करेंसी में लगभग 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये सिर्फ सैलरी का इशू नहीं था दोस्तों। कुछ ही हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद ये यूथ फ्रंट लाइन पर वॉर में लड़ने के लिए भेज दिए जाते थे। ज़रा सोच कर देखिए, एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास पर्सन जिसने अपनी लाइफ में कभी गली मोहल्ले वाली लड़ाइयाँ देखी हो, आज वो किसी और कंट्री के लिए बैटल फील्ड में खड़ा है और सिर्फ अपने आप और अपने परिवार को लाइफ सप्लाई देने के लिए। जेन ज़ी जो इंटरनेट जनरेशन है, सब कुछ ओपनली देख रही थी। एक तरफ नेताओं के बच्चे दुबई में लग्जरी शॉपिंग कर रहे थे, यूरोप में समर ट्रिप्स कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर लग्जरी कार्स और वॉचेस फ्लॉन्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ नेपाल का आम स्टूडेंट एक सस्ती सी नौकरी के लिए भी एक लाइन में खड़ा हुआ था, एक ऐसी लाइन जो कभी ना खत्म होने वाली थी। ये गैप उनके दिल में नफरत बन के जम गया था और टिकटॉक ही सिर्फ एक ऐसा ऐप था जो बैन नहीं हुआ था और यूथ ने इसका फ़ायदा उठाया। नेपाली यूथ ने अमीर और गरीब सिटीजन्स की लाइफस्टाइल कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया और ये वीडियोस वायरल होने लगे। #नेपोटिज्म, #नेपोकिड्स और #नेपोबीबी ट्रेंड करने लगे और यूथ का एंगर और फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा विजिबल हो गया। ये एक्सट्रीम सिचुएशन यूथ के फ्रस्ट्रेशन और देश में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्लियरली दिखाती है। उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे और नेपाल की सरकार उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही थी। नवंबर 2023 को सरकार ने ये डिसाइड किया कि सोशल मीडिया ऐप्स बनाने वाली कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ टिकटॉक और वाइबर जैसे और 3 बड़े ऐप्स ने ही इनकी पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया और अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। 28 अगस्त 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर पास किया, ऑपरेशन यूज एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। इसमें साफ साफ लिखा था कि 3 सितंबर से पहले अपनी कंपनीज को रजिस्टर करवाओ, वरना ऐप पर बैन लगा दिया जाएगा। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन करवाना था, लोकल ऑफिसेज बनवाने थे और ग्रीवियंस ऑफिसर सेट करने थे। नेपाल की सरकार के अकॉर्डिंग ये हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और फ्रॉड को रोकने में हेल्प करने वाला काम साबित होने वाला था। आइए चलते हैं अब इस प्रोटेस्ट की शुरुआत पर। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू के मैतीगर मंडल से एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जो कि सीधे पार्लियामेंट जाने वाला था। इसे एक एनजीओ हामी नेपाल ने ऑर्गेनाइज किया था और मोस्टली इसमें 20 से 25 साल के यूथ, जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। प्रोटेस्ट इनिशियली पीसफुल था, पार्लियामेंट की तरफ मूव कर रहा था
लोग शांति और अवेयरनेस के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बनेश्वर और पार्लियामेंट गेट्स के पास पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और सीन कंट्रोल से बाहर हो गया। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए सबसे पहले टीयर गैस और वाटर कैनन्स का यूज किया। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने रबर बुलेट्स का यूज करके लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इससे यूथ इतना भड़क उठा कि उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ना स्टार्ट कर दिए। प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने असली गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और प्रोटेस्टर्स ऑलरेडी वीपीएन का यूज़ करके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर ही रहे थे, तो लोगों ने इन सब चीज़ों के वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए। फिर क्या था, नेपाल की जनता का गुस्सा बेकाबू हो गया और एक पीसफुल प्रोटेस्ट बैटल ग्राउंड में बदल गया। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट, पीएम और कई सारे पॉलिटिशियंस के घरों में पुलिस स्टेशंस को आग के हवाले कर दिया। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिटिशियंस को इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और देश के प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनके डिपार्टमेंट के कंट्रोल के बावजूद सिचुएशन इतनी वायलेंट हो गई। उन्होंने कहा कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसलिए रिजाइन कर रहे हैं। काठमांडू के अलावा इटाहरी और पोखरा में भी वायलेंस फैल गया। पब्लिक बिल्डिंग्स जले, पुलिस स्टेशन तोड़ दिए गए। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये बन गया एक यूथ अपराइजिंग। ओली कैबिनेट ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और 72 घंटों के अंदर अपनी ही पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया। ओली ने एक टेलीवाइज्ड एड्रेस दिया, बोला कि उन्हें यूथ की बात सुननी होगी और इन्वेस्टिगेशन अनाउंस किया। लेकिन दोस्तों, ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। दोस्तों, असल बात यह है, ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन की लड़ाई नहीं थी, ये एक जनरेशन वर्सेस सिस्टम की लड़ाई थी। लेकिन इस कहानी का असली मैसेज सिर्फ गुस्सा नहीं है, असली मैसेज है जागरण, अवेकनिंग। नेपाल के यूथ ने दुनिया को दिखाया कि सिस्टम सिर्फ कुर्सियों पर बैठे हुए नेताओं के हाथ में नहीं है, बल्कि आवाम के हाथ में होता है। और जब आवाम यूनाइट हो जाए तो वो सरकारें गिरा सकती है। अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों कि प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। नेपाल के लोग मांग कर रहे हैं सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज ने नेपाल के लोगों को एड्रेस किया और पीस की मांग करी है। नेपाल एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया है दोस्तों, जो पूरी दुनिया को ये बताता है कि जनता की आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश की गई तो सरकारें खत्म हो जाएगी। जब बेरोजगारी पीक पर पहुंच जाए, करप्शन और नेपोटिज्म हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये जनता खामोश नहीं रह सकती। ये पूरी दुनिया की सरकारों के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।